हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी है। ठीक है, पाठ का नाम है एक कहानी यह भी है। इसको लिखी है मन्नू भंडारी जी। लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी जी। ठीक है, आइए पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मन्नू भंडारी का जन्म मतलब लेखिका का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और जिला है मंदसौर और गांव का नाम है भानपुरा। लेखिका के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है। इनके पति का नाम राजेंद्र यादव है। ठीक है, राजेंद्र इनके पति का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु 2013 में हुई थी। इनके पिता का नाम सुख संपत राय भंडारी था तथा माता का नाम अनूप कुमारी। ठीक है, और इनकी बेटी का नाम जो लेखिका मन्नू भंडारी और राजेंद्र से एक पुत्री हुई थी, उनका नाम टिंकू है। ठीक है, उनको रचना भी कहा जाता था, रचना कहकर लोग बुलाते थे, असल में उनका नाम टिंकू था। ठीक है, लेखिका की मृत्यु 15 नवंबर 2021 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जिला कौन सा है? गुरुग्राम जिला में हुआ था। ठीक है, आइए इनकी कहानी की ओर चलते हैं। इनकी जो फर्स्ट कहानी है एक प्लेट सैलाब, और सेकेंड है मैं हार गई, थर्ड है यही सच है, फोर्थ है त्रिशंकु, फिफ्थ है आंखों देखा झूठ। इनका उपन्यास है, फर्स्ट उपन्यास है आपका बंटी, सेकेंड है महाभोज, थर्ड है स्वामी, फोर्थ है 1 इंच। जो फोर्थ उपन्यास इन लोग का है, इनका है ये मन्नू भंडारी और इनके पति महेंद्र यादव दोनों लोग मिलकर लिखे थे 1961 ईस्वी में। ठीक है, बाकी ये सब है, आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। एक कहानी यह भी है, पाठ का नाम है एक कहानी यह भी है। इस कहानी को लिखी है मन्नू भंडारी जी। लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी जी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर की ब्रह्मपुत्र मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। ठीक है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जिसके ऊपरी मंजिल में इनके पिताजी का साम्राज्य था, जहां वो निहाय व्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकें पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे। इनके इनके जो पिताजी थे ये थोड़ा नेतागिरी उरी करते थे, समाज सेवा में जुड़े हुए थे। ठीक है, या फिर डिक्टेंशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। लेखा अपने को बता रही हैं कि नीचे हम सभी भाई बहनों के साथ रहती थी। ठीक है, हमारी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्त विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तात्पर्य, मतलब यहाँ कह रही हैं कि हमारी जो माता जी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी और वो हमारा मतलब हम लोगों की सेवा करती थी हमेशा, और पिताजी के आज्ञा का पालन करती थी कि पिताजी जो भी कहते थे वो तुरंत हमें उस काम को तुरंत मतलब करती थी। सबकी इच्छा के अनुसार वो चलती थी, हमेशा वो तैयार रहती थी। ठीक है,
अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले इनके पिताजी पहले इंदौर में रहते थे। ठीक है। जहाँ जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान मर्यादा थी, इज्जत इज्जत मिलता था वहाँ से। ठीक है, सम्मान मिलता था, उनका नाम था। ठीक है। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के कामों में भी जुड़े हुए थे। मतलब कांग्रेस के नेता थे और उसके साथ साथ वे समाज सुधारक के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे। शिक्षा के केवल वो उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है। यहाँ पे लेखिका अपने पिताजी को कह रही हैं कि वो शिक्षा के प्रति केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। मतलब यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि उनमें से जो मतलब जिन लोग को मेरे पिताजी पढ़ाए थे, उनमें से किसी ने बहुत मतलब नौकरी वोकरी पा करके बड़े-बड़े पदों पर पहुँच गए थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। ये उनके खुशहाली के दिन थे और उन दिनों की उनकी दरियादली के चर्चे भी कम नहीं थे। ठीक है। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। एक और वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। ठीक है। तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। मतलब एक लेखिका यहाँ पे कर रही है कि एक और कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर वो क्रोधित और अहमवादी भी थे। ठीक है। आगे देखिए। पर यह सब तो मैंने केवल सुना। मतलब लेखिका कर रही है, पर यह सब तो मैंने केवल सुना था। ठीक है। दे, देखा तब तो इन गुणों के भाग्यनाशेषों के ढोते पिता थे। ठीक है। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। आर्थिक झटके मतलब पैसा वसा को कर रही हैं, आर्थिक स्थिति बता रही हैं कि एक बार बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला कोश था। ठीक है। इनमें उन्होंने यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी। इनमें उन्होंने यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चे को तो अपने आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। ठीक है। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चलने जाने यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपने हाथों के विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी। वे उन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने लगे। यहाँ पे अपने पिताजी को बता रही हैं लेखिका कि मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी उन्हें नवाबों की तरह जीने की इच्छा थी। ठीक है।
हमारे पिताजी हम लोग पर कभी भी मतलब आर्थिक व्यवस्था का भागीदारी हम लोग को नहीं बनाए। कहने का मतलब ये है। आगे देखिए। आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। मतलब यहाँ पे लेखा कर रही हैं कि आंख मूंद कर विश्वास करने वाले हमारे पिताजी थे, लेकिन एक ऐसा मतलब दिन आया कि हमारे पिताजी शक्की बन गए और उस शक में हम लोग भी उनके चपेट में आने लगे। ठीक है। पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही थी कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खमियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ। लेखिका यहाँ पे अपने आप को बता रही हूँ कि मैं काली हूँ। बचपन में दुबली और मैरियल भी थी। यहाँ पे मतलब लेखा अपने करें कि मैं काली हूँ, बचपन में मैं बहुत दुबली पतली थी। ठीक है। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहिन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे ही हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उनसे उबर नहीं पाई। यहाँ पे लेखा करें कि मेरी एक बहन है जिसका नाम सुशीला है। ठीक है। वो हमसे अच्छी थी और बार बार मतलब पिताजी उसी का प्रशंसा करते थे और उनके तुलना में हम हमेशा नीचे हो जाया करते थे, कभी हम ऊपर नहीं जा पाते थे। ठीक है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषताएं लगातार मेरी लेखनी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती। ठीक है। बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। ठीक है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। ठीक है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी मतलब कोई भी मतलब जैसे कोई हमें कह रहा है कि नहीं तुम ये काम किए हो, तो मैं कहूँगी कि नहीं यार ये सब नहीं है, इसी को कह रहे हैं भन्ना जाती थी। ठीक है। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उन शक्की स्वभाव की शक नहीं, यहाँ है, यहाँ से शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। ठीक है। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। वे तो
न जाने कितने रूपों में मुझ में है। ठीक है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षा के रूप में। ठीक है, कहीं रुक जाइए, प्रतीक्षा के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों का नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैं उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर उड़ जमाए बैठा रहता है। ठीक है, समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरे दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियाँ का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। ठीक है, पिताजी के ठीक विपरीत थी। पिताजी के लेखा कर रही हैं कि अपने पिताजी के मैं ठीक विपरीत थी। हमारी बेपढ़ी लिखी माँ धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशील थी। यहाँ पे लेखा कर रहे हैं कि जो हमारी मम्मी थी वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही धैर्यवान और सहनशील थी। ठीक है, शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती का अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइशें और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि जो हमारे माता थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही धैर्यवान और सहनशील महिला थी। वो मतलब हमारे पिताजी जो भी मतलब कहते थे हमारे माताजी से कि नहीं ये है, तो माताजी कहती थी नहीं, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और हम लोग जो भी मांगते थे, जो भी हम लोग की फरमाइश रहती थी, वो हम अपने मम्मी से फरमाइश करती थी हम लोग, अपने पिताजी से नहीं करती थी। और माता अपना फ़र्ज़, मेरी जो मम्मी है, अपना फ़र्ज़ समझकर हम लोग के फरमाइशों को स्वीकार करती थी और उसको पूरा करती थी। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। मतलब लेखा अपने माता को कर रही हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ चाहा ही नहीं, केवल दिया ही दिया है। ठीक है, हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ठीक है, न ही उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, ठीक है, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने घर लौटती हूँ। ठीक है, लेखा यहाँ पे कर रहे हैं कि यह जो हमारे मतलब पिता मतलब पैतृक पुराण था, यह सब समाप्त हुआ। अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। ठीक है, 5 भाई, रुक जाइए। 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी मैं थी। मतलब लेखा यहाँ पे करें कि हम लोग 5 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी एक समय में शायद 7 साल की थी। मतलब यहाँ पे बता रही हैं कि सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई तब मैं 7 साल की थी। ठीक है, कितनी साल की थी? 7 साल की थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लेखिका के बड़ी बहन की शादी जब हुई तो लेखिका कितने साल की थी? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि 7 साल की थी। ठीक है, और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। मतलब 7 साल के बच्चों को क्या याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो रहेगा। लेकिन लेकिन रुकिए, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के
बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलियाँ, यहाँ पे जो सतोलियाँ हैं ये सखी सहेली को कहा जाए, जो आसपास की मतलब हैं लोग हमारे, जैसे मान एक तरफ से मान लीजिए कि दर्द के लोग जो हैं उसको मतलब उसको कह रही है लेखा कि सौतेलिया बहन जो थी उन लोग के साथ हम लोग खेलते थे। क्या क्या खेलते थे? लंगड़ी टांग, ठीक है, जो लंगड़ी टांग खेला जाता है, एक पैर ऊपर करके नहीं खेला जाता, उसको कहा जाता है पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई को कुछ होता होगा। काली टीलो, ये भी नहीं पता होता होगा उनके यहाँ। तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, मतलब गुड्डे और गुड़ियों के हम लोग शादी विवाह करते थे। पास पड़ोसन की सहेलियों के साथ, पड़ोसन की सहेलियों के साथ गुड्डों और गुड़ियों की शादी विवाह करते थे, ठीक है। यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने भाई के साथ हम लोग गिल्ली डंडा भी खेला है और पतंग उड़ाए, और पतंग भी उड़ाए हैं। कांच पीस कर माजा सूतने का काम भी किया है। कांच जो मांझा नहीं होता है, पतंग जब उड़ाया जाता है तो लोग मांझा से एक दूसरे को काटते हैं, उस पे कांच लगा रहता है तभी कटता है, ठीक है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। मतलब लेखा कर रही है, मतलब आप लेखा अपने को बता रहे हैं कि मेरा जो गतिविधि का दायरा था घर के बाहर था, घर के अंदर नहीं था। और हमारी सीमा थी, और हमारी सीमा घर थी, ठीक है। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवार घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, ठीक है। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक है। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही था, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा था। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इन आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोसन कल्चर से विच्छिन्न करके हमने कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है, ठीक है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियाँ के पात्र इस मोहल्ले के हैं। लेखा यहाँ पे बता रहे हैं कि इस मोहल्ले के कम से कम 1 दर्जन कहानियाँ हमने लिखा है, ठीक है। जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी, अपनी युवावस्था के आरंभ किया, जहाँ पे मैंने अपना किशोरावस्था गुजारा और युवावस्था का प्रारंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। 1-2 को छोड़कर कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखने सुनने इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। इनको देखते सुनते और इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन रुक जाइए, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, लेकिन इनकी जो छाप है मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखने समय हुआ। इस बात का एहसास तो मुझे जब मैं कहानी लिख रही थी तब हुआ, ठीक है। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, ठीक है। और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरने चले गए थे, ठीक है। उसी समय के
दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्तित्व के लिए अनुकूल अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोजों में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। ठीक है, यहाँ पे लेखिका मतलब जीवित हो उठे, यहाँ पे किसी कोई व्यक्ति नहीं जीवित हो उठा है। ठीक है, यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि जो मैंने पहले जिया है उसको जब मैं याद करती हूँ तो वो हमारे मन में एक ताज़ा भाव जग जाता है। ठीक है, या वो यादें ताजी हो जाती हैं। ठीक है, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का विषय था। ठीक है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। ठीक है, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास, लड़की की शादी फिक्स। ठीक है, सन 1944 की बात है, में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की थी। मतलब अपने बहन को बता रही है कि सन 44 में सुशीला ने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। ठीक है, शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले। इनके जो दोनों बड़े भाई हैं, पढ़ाई के लिए इन्होंने बाहर सभी लोग चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। यहाँ पे लेखिका कह रहे हैं कि इन लोग का जब छत्र छाया हमारे सर से हटा तो मैं अपने आप को बहुत ही वजूद महसूस की। ठीक है, पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अपने पिताजी को कह रही हैं कि लेखिका कि पिताजी का भी ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, उनका ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित हो गया। ठीक है, लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे। यहाँ पे मतलब लेखिका कह रही हैं कि एक लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको एक सुंदर गृहिणी भी बननी चाहिए। ठीक है, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। हमारे पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई को वे भटिया खाना कहते थे। हमारे जो पिताजी थे वो रसोई को भटिया खाना कहते थे। ठीक है, और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। ठीक है, घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी। ठीक है, बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। बहस करना हमारे पिताजी का प्रिय सगल था। ठीक है, चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते थे। यहाँ पे मतलब लेखा करें कि जब कोई आता था हमारे घर और जब मैं उन लोग को चाय पानी देने जाती थी तो हमारे पिताजी भी कहते थे हमको कि तुम भी यहीं पे बैठो और सुनो समझो क्या बातचीत हो रही है। कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था, देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 मतलब सन 1942 की बात है। 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था।
ठीक है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षक, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। ठीक है। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखन किए अहमियत तो परिचित हुई किताबों पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे भी 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, मतलब 11th में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहरा सीखा। एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्ति हुई थी। ठीक है। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन किताबें दी। पढ़ी किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीते साहित्य की दुनिया